सभी विद्यार्थियों को, सभी शिक्षकों को और सभी अभिभावकों को मेरा वंदन अभिनंदन। जैसा कि ये एक बहुत बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है, छत्तीसगढ़ बोर्ड जो एग्ज़ाम अब कंडक्ट करने वाली है, जो कि 5वीं और 8वीं जो अब बोर्ड परीक्षा में होगी, बोर्ड की परीक्षा होगी। मैंने इस वीडियो में समझाने का प्रयास किया है आपको कि परीक्षा कब और कैसे होगी, और यदि आप फेल हो जाते हैं उस परीक्षा में, जो बोर्ड परीक्षा होगी, तो आपको क्या करना होगा। क्लियर है? तो ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, ये वीडियो सभी के लिए है, हमारे विद्यार्थियों के लिए भी है, शिक्षकों के लिए और अभिभावकों के लिए भी है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये एक मंत्रालय से, कहाँ से, मंत्रालय से ये आया है सूचना, छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग, जो कि शिक्षा विभाग एजुकेशन डिपार्टमेंट से ये आया है, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर से। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो विषय है, जो ये प्रपत्र में जो विषय है कि कक्षा 5वीं एवं 8वीं की केंद्रीकृत परीक्षा लिए जाने बाबत दिशा निर्देश। ये कक्षा 5वीं और 8वीं की जो परीक्षा होगी वो केंद्रीकृत परीक्षा होगी, वो सेंट्रलाइज परीक्षा होगी। दैट मीन्स कि आपको बोर्ड परीक्षा के जैसे आपको इसको देना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा इस पे हाईलाइट करता हूँ। कह रहे कि भारत सरकार द्वारा निःशुल्क, थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं आखिर क्यों 5वीं और 8वीं के बोर्ड परीक्षा को, इसको बोर्ड परीक्षा आखिर क्यों, क्या ऐसा ज़रूरत पड़ गया कि 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षा कंडक्ट हो रही है। थोड़ा सा यहाँ पे लिखा हुआ है, भारत सरकार द्वारा निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009, यानी कि जो RTE एक्ट होता है, RTE राइट टू एजुकेशन है ना, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया। ठीक है, यह अधिनियम की धारा 3(1) के अंतर्गत, ये संविधान में ये सब चीज़ें संशोधन है। जैसे कि इस अधिनियम के अंतर्गत 6 से 14 आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाती है, जिससे प्रत्येक बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाती है। एक्ट की धारा 16 के अंतर्गत किसी भी 1ली से 8वीं तक के किसी भी बच्चे को अनुत्तीर्ण नहीं किया जाता है। तो जो ये एक्ट है धारा 3(1) जो है, जो 2009 में ये एक्ट लाया गया था, अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को। इस एक्ट ये 16वां जो एक्ट है धारा 16 के अनुसार कह रहा है कि किसी भी कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 8वीं तक, कक्षा कौन सी, 1 से लेकर के कक्षा 8वीं तक के कक्षा के किसी भी बच्चों को अनुत्तीर्ण यानी कि फेल नहीं किया जा सकता था। ये आज से 10 साल 15 साल बाद ये सब कानून नया अब ये बन के आ रहा है कि क्या करना है। पहले ये कानून था कब, 2010 में ही ये कानून लागू हुआ था कि 1 से 8वीं तक के जितने भी बच्चे होंगे, किसी को आप किसी भी कंडीशन में फेल नहीं कर सकते, सबको आपको उत्तीर्ण करना है, अनुत्तीर्ण नहीं करना है, सबको आपको सक्सेसफुल दिखाना है, फेल नहीं दिखाना है, नहीं किया जाता है। इसी कारण से, क्योंकि ये सरकार ने ही ऊपर से ही आदेशित किया था, इसी कारण से सत्र 2010 जो अधिनियम बना है 2010-11 से ही 5वीं एवं 8वीं की बोर्ड परीक्षा समाप्त कर दी गई थी। जो 5वीं और 8वीं की जो बोर्ड परीक्षा थी उसको क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था 2010 में ही 5वीं और 8वीं की परीक्षा समाप्त कर दी गई थी। एवं प्रारंभिक कक्षा 1 से 8वीं में किसी भी विद्यार्थी को अनुत्तीर्ण यानी कि फेल नहीं किया जा रहा है, जो कि फेल नहीं किया जा रहा था। इसके अतिरिक्त धारा 30(1) में उल्लेखित है कि किसी बालक से प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने पर कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी। उसमें यह भी लिखा हुआ था, उस धारा में उल्लेखित था कि कोई भी बालक अपनी प्रारंभिक शिक्षा यानी कि क्लास 1 से लेकर के क्लास 8 तक की शिक्षा में पूरी होने तक कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी। आप किसी तरह का कोई बोर्ड परीक्षा आपका ना तो कंडक्ट होगा और ना ही आपको उसको एकदम हर हाल में आपको पास करना है, ऐसा किसी तरह का कोई आप पे दबाव नहीं है। लेकिन अब सरकार थोड़ा सा जाग गई है यहाँ पे। दूसरे में विगत कुछ वर्षों से विद्यार्थियों की शैक्षणिक गुणवत्ता पर असर पड़ा है। अब ये जो नया जो पुराना वाला कानून था, जो 2009-10 में बनाया गया था, है ना, उसमें ये था कि विद्यार्थियों को 1 से 8वीं तक को आपको पास करना ही करना है, आप रोक नहीं सकते हैं। क्लियर है? लेकिन अब ये जो कह रहा है कि विगत कुछ वर्षों में
विगत कुछ वर्षों में विद्यार्थियों की शैक्षणिक गुणवत्ता पर असर पड़ा है। इस कानून से, जो ऊपर के कानून था, उस पर शैक्षणिक जो उनकी जो एकेडमिक जो उनका पढ़ाई लिखाई की जो जितनी भी चीज़ें हैं उस पर असर पड़ा है। भारत सरकार द्वारा निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अमेंडमेंट अधिनियम 2019 लाया गया। अब ये नया अमेंडमेंट इसके अंदर में लाया गया 2019 को। इसमें धारा 16 में निम्नलिखित परिवर्तन किए गए। जो धारा 16 था उसके अंदर में क्या किया गया, परिवर्तन किया गया है। क्या परिवर्तन किया, पहला देख लेते हैं। क्या, प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में 5वीं 8वीं की नियमित परीक्षा ली जाएगी। 5वीं और 8वीं की आपका नियमित परीक्षा ली जाएगी। क्लियर है। दूसरा, यदि विद्यार्थी, जो हमारा कानून था, जो हमारा पहले का था, अब उसको थोड़ा सा संशोधन करके ये नया चीज़ ये सब बनाया गया है। यदि विद्यार्थी वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होता है, अगर विद्यार्थी वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण यानी कि फेल होता है, तो उसे परीक्षा दिनांक के 2 माह के भीतर पुनः परीक्षा का अवसर दिया जाएगा। यानी कि अगर मान लो कोई विद्यार्थी परीक्षा में फेल हो जाता है तो ठीक 2 परीक्षा दिनांक, जो भी परीक्षा दिनांक आप लोग का आएगा उससे ठीक 2 माह के भीतर, 2 माह के अंदर अंदर दोबारा से आपको परीक्षा में अवसर दिया जाएगा बैठने का। साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है, पुनः परीक्षा का अवसर दिया जाएगा विद्यार्थी को कि आप पुनः से 2 महीने में किसी भी टाइम पे आपका परीक्षा हो जाएगा, उसमें आपको उत्तीर्ण करना पड़ेगा, यानी कि आपको पास होना पड़ेगा। तीसरा नंबर क्या लिखा हुआ है, राज्य सरकार। राज्य सरकार यानी कि आपका राज्य सरकार कहने का मतलब है कि आपका जो हम लोग का छत्तीसगढ़ की जो सरकार है ना, राज्य सरकार यानी कि छत्तीसगढ़ सरकार है ना। अभी विष्णुदेव साय जी हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनकी सरकार में, यानी कि राज्य सरकार, समुचित सरकार विद्यालय को 5वीं या 8वीं या दोनों कक्षाओं में रोकने, अनुत्तीर्ण करने की अनुमति दे सकेगी। अब देख लो, छत्तीसगढ़ सरकार साफ साफ यहाँ पे आपको ये अनुमति दे सकेगी, इसका मतलब साफ साफ ये कह दिया है राज्य सरकार भी, छत्तीसगढ़ सरकार ने, कि 5वीं और 8वीं में दोनों कक्षाओं में आपको रोकना है। अगर विद्यार्थी अनुत्तीर्ण, अगर ये विद्यार्थी फेल हो गया है ना, तो आपको रोकना है उसको, आप उसके पास नहीं कर सकते हैं, अनुमति दे सकेगी। चौथा नंबर, क्योंकि पहले था कि आपको मतलब किसी हाल में रोकना नहीं था, पहले का कानून, ठीक है। अब जो कानून जो बना है 2019 के अधिनियम में जो अमेंडमेंट किया गया, संशोधन किया गया, उसके अंदर में साफ साफ ये है कि 5वीं और 8वीं के विद्यार्थी अगर अनुत्तीर्ण नहीं करते हैं तो आप उनको साफ साफ रोकना है आपको। किसी भी विद्यार्थियों को यहाँ पे किसी भी विद्यार्थी को प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा। प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक, इसका मतलब है कि मान लो कि आप फेल हो जाते हो, आप 5वीं में फेल हो गए, ठीक है, आप कक्षा 5वीं में फेल हो जाते हैं, ठीक है, यानी कि जब तक आप 5वीं पास नहीं कर लेते हैं तब तक आपको उस विद्यालय से निष्कासित यानी कि टीसी आपको नहीं दिया जाएगा, आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट वहाँ से विद्यालय से नहीं मिलेगा जब तक कि आप उस विद्यालय से पास नहीं कर लेते हैं, 5वीं जब तक आप पास नहीं कर लेते हैं। ये सब बातों पे बहुत अच्छे से आप लोग को समझने की ज़रूरत है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग आगे, देखते हैं तीसरा। तो वो जो आपने देखा कि किस तरह से हमारा जो राज्य सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है किस तरह से वो कानून के अंदर में अमेंडमेंट करके बदलाव लेके आई है। यहाँ पे प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक, जो प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक यानी कि प्राथमिक ऐसा कह लो कि 1 से क्लास 5 तक, और ये आपका 6वीं से 8वीं तक, ठीक है। ये प्राथमिक को बोलते हैं 1 से 5 प्राथमिक में, और पूर्व माध्यमिक बोलते हैं 6वीं से 8वीं को पूर्व माध्यमिक बोलते हैं। कक्षाओं के विद्यार्थियों की शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारने सतत प्रयास की आवश्यकता है। देखो, सच में इतना ज़्यादा बच्चे वो हर एक बच्चा पास हो जाता था, तो इससे क्या होता था, जितने भी मतलब बैल टाइप के भी बच्चे थे ना, जिनका दिमाग बहुत ही ज़्यादा मंद बुद्धि का था, वो बच्चे भी, लेकिन 9वीं 10वीं क्लास में जाके ना वो बच्चे पूर्ण रूप से पूरा फेल हो जाते थे। तो ऐसा क्या होता था, नीचे क्लास में सब में पास कर गए, तो ये सरकार के ऊपर से ही आदेशित था कि आपको पास करना ही करना है। क्लियर है। तो अब ये नया अमेंडमेंट आ चुका है, हम लोग इसको देख लेते हैं। तो कह रहा है कि प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों की शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारने सतत प्रयास की आवश्यकता है। इसी उद्देश्य से सत्र 24-25 यानी कि जो अब ये सत्र 24-25 चलने वाला है, अभी जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हैं, मैं राज्य के सभी शासकीय एवं अशासकीय जितने भी शासकीय विद्यालय हैं, ठीक है,
सरकारी विद्यालय और जितने भी अशासकीय यानी कि प्राइवेट जितने भी विद्यालय हैं, ठीक है, विद्यालयों में 5वीं एवं 8वीं। अब देखो शासकीय में भी आपका हिंदी माध्यम है, शासकीय में भी आपका हिंदी मीडियम के विद्यार्थी बैठते हैं और इंग्लिश मीडियम में, ठीक है। मीडियम तो दो है, हिंदी माध्यम और इंग्लिश मीडियम, है ना। तो दोनों में पेपर बनेगा आपका, ठीक है। कह रहा है कि प्राइवेट, शासकीय और अशासकीय यानी कि गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों के विद्यालयों में, अशासकीय विद्यालयों में 5वीं और 8वीं की केंद्रीकृत परीक्षा होगी का आयोजन किए जाने का मंत्री परिषद द्वारा निर्णय लिया गया है। मंत्री परिषद या ये हमारे राज्य सरकार के द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि आपका 5वीं 8वीं केंद्रीकृत परीक्षा होगी, बोर्ड परीक्षा होगी। चौथा नंबर बात 5वीं और 8वीं की केंद्रीकृत परीक्षा सीजी पाठ्यक्रम, जो छत्तीसगढ़ बोर्ड का जो हमारा सिलेबस है ना, जो हमारा सिलेबस है, ठीक है, उस पे बेस्ड आपका ये क्या होगा, परीक्षा होगा। क्लियर है। से संबंधित समस्त शासकीय एवं अशासकीय दोनों, शासकीय यानी कि गवर्नमेंट वाले स्कूल वाले भी और प्राइवेट स्कूल वाले भी, जिनको छत्तीसगढ़ सिलेबस से जिनका मान्यता है, क्लियर है, वो 5वीं और 8वीं के जो परीक्षा होगी वो बोर्ड परीक्षा होगी। अब इसमें साफ साफ ये भी लिखा है सीबीएसई, है ना, सीबीएसई यानी कि जो सीबीएसई स्कूल होते हैं या आईसीएसई स्कूल होते हैं, है ना, जो सेंट्रल बोर्ड से होते हैं, जो इंटरनेशनल ये सब बोर्ड के जो भी रहते हैं, ये दो बोर्ड के जो पाठ्यक्रम वाले स्कूल को छोड़ करके, यानी कि ये सीबीएसई में अगर आप पढ़ रहे हैं या आईसीएसई में पढ़ रहे हैं तो आपको ये 5वीं और 8वीं बोर्ड नहीं होगा। कौन से सीबीएसई वाले, है ना, आप तो छत्तीसगढ़ के उसमें पढ़ रहे हैं ना, छत्तीसगढ़ के से जिन्होंने मान्यता लिया हुआ, जितने भी अशासकीय प्राइवेट स्कूल होंगे, चाहे वो इंग्लिश माध्यम के स्कूल हो, चाहे हिंदी माध्यम के स्कूल हो, चाहे संस्कृत माध्यम के विद्यालय हो। क्लियर है। आपका 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षा होगा, कौन से, जो छत्तीसगढ़ से मान्यता वाले विद्यार्थी होंगे उनके लिए, ठीक है। अब सीबीएसई और आईसीएसई वाले पाठ्यक्रम वाले स्कूलों को छोड़ करके, इन स्कूलों को छोड़ करके इस सीबीएसई से एफिलिएटेड और आईसीएसई से एफिलिएटेड जितने भी विद्यालय हैं, इस विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की परीक्षा 5वीं और 8वीं वाली नहीं होगी। क्लियर है। आगे में आयोजन किए जाने हेतु निम्नानुसार निर्देश दिए गए हैं। अब देखो किस तरीके से आपका पेपर होगा, कब पेपर होगा, उसका अब आपको जवाब मिलेगा। क्लियर है। निर्देश क्या क्या दिया गया है यहाँ से, 5वीं एवं 8वीं की केंद्रीकृत परीक्षा जिला स्तर पर ली जाएगी। जिला स्तर मतलब जैसे कि रायपुर जिला, है ना, जिला स्तर मतलब क्या हो गया, जिला मतलब हो गया जैसे रायपुर हो गया, बिलासपुर हो गया, जिला स्तर पे, रायपुर स्तर पे, बिलासपुर स्तर पे, है ना, कोरबा हो गया, जांजगीर हो गया, चांपा हो गया, जांजगीर चांपा हो गया, उसके बाद आपका रायगढ़ हो गया। इस तरीके से जिला स्तर पे आपका पूरा परीक्षा होगा। ठीक है। अब जिला शिक्षा अधिकारी जो होंगे वो गोपनीयता बनाए रखते हुए गुणवत्ता युक्त परीक्षा संपन्न कराएंगे। देखिए ये साफ साफ दिशा निर्देश है कि जो आपके डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर होते हैं, DEO, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर यानी कि जिला शिक्षा अधिकारी जो होते हैं, वो गोपनीयता बनाए रखते हुए गुणवत्ता युक्त परीक्षा संपन्न कराएंगे। ये बात समझ में आता है। ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट ये लिखा हुआ है कि केंद्रीकृत परीक्षा हेतु, यानी कि जहाँ आप केंद्रीकृत परीक्षा, जहां आप परीक्षा दोगे, परीक्षा हेतु विद्यार्थी से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। किसी तरह का कोई आपको एग्जाम फीस नहीं देना है, आपको एग्जाम फीस जो है वहां पे नहीं लगेगा। क्लियर है। तीसरी जो बात है, परीक्षा मार्च में। अब देखो परीक्षा मार्च माह में, ठीक है, आप पूछ रहे थे ना परीक्षा कब होगा, तो कक्षा 5वीं और 8वीं का जो बोर्ड का परीक्षा होगा, है ना, वो होगा कब, मार्च के माह में आयोजित की जाएगी, मार्च महीने में आयोजित की जाएगी तथा परीक्षा की समय सारणी, जो परीक्षा की जो समय सारणी होगी, समय सारणी संचालक लोक शिक्षण संचालन नायक द्वारा जारी की जाएगी। जो मतलब ऊपर से ही ये आदेश आएगा कि कब आपका परीक्षा का संचालन होगा। क्लियर है। लेकिन ये बात कंफर्म है कि मार्च के महीने में कभी भी वो आदेश आ सकता है। क्लियर है। चौथी बात, परीक्षा हेतु प्रश्न पत्र विषय विशेषज्ञ शिक्षकों के द्वारा पूर्ण गोपनीयता के साथ तैयार किया जावे। क्लियर है। ये परीक्षा मतलब आपका जो प्रश्न पत्र बनेगा वो उसके लिए दिशा निर्देश दिया गया है कि पूर्ण रूप से गोपनीयता के साथ, है ना, प्रश्न पत्र तैयार किया जाएगा। किसके साथ में, विषय के विशेषज्ञों द्वारा, है ना, यानी कि जो इंग्लिश सिलेबस के जो विशेषज्ञ होंगे उनके द्वारा तैयार किया जाएगा। ठीक है।
ठीक इस तरह से। तथा प्रश्न पत्र वितरण पश्चात केंद्राध्यक्ष प्रश्न पत्र निकट के थाने में रखेंगे। अब जो भी प्रश्न पत्र बनेगा, बन करके तैयार होगा, अलग अलग विषय के जो भी विशेषज्ञ होंगे वो अपना अपना पेपर बनाएंगे। हिंदी वाले हिंदी का पेपर बनाएंगे, हिंदी के विशेषज्ञ हिंदी का पेपर, इंग्लिश के विशेषज्ञ इंग्लिश का पेपर, है ना। ईवीएस का तो ईवीएस के जो इन्वायरमेंटल के होते हैं वो अपना अलग पेपर बनाने वाले हैं, ठीक है। संस्कृत वाले अपना अलग पेपर बनाने। तो इस तरीके से आपकी जो ये प्रश्न जो बन करके आएगा वो पास के किसी थाने में रहेगा, ठीक है, पास के किसी थाने में रहेगा। अब प्रश्न पत्र रखने की प्रक्रिया बोर्ड परीक्षा के अनुरूप की जाए, और प्रश्न पत्र जो बनेगा वो बोर्ड परीक्षा के अनुरूप ही की जाएगी, रखी जाएगी। आपका 5वां नंबर में ये रखा गया है प्रश्न पत्र के नमूने से। प्रश्न पत्र के नमूने से मैं एक बार इसको क्लीन कर लेता हूँ, ठीक है। चलो ये हो गया। यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रश्न पत्र के नमूनों से शिक्षकों को पूर्व से अवगत कराया जाए। कह रहे हैं कि प्रश्न पत्र के नमूने से, यानी कि आपको अलग अलग प्रश्न पत्र मिलेगा जिससे आपका पहले से ही इस बात से अवगत कराया जाए कि देखो बेटा आपका पेपर ऐसे होगा। क्लियर है, इस तरह से क्वेश्चन आस्किंग रहेंगे। क्लियर है, क्वेश्चन का पैटर्न कह रहे पैटर्न कैसे रहेगा आपका, पहले में क्या रहेगा, सेकंड में क्या रहेगा, है ना, कैसे आपको पेपर देना है। तो वही बात यहाँ पे कह रहा है कि प्रश्न पत्र के नमूने से शिक्षकों को पूर्व से अवगत कराया जावे ताकि विद्यार्थियों की तैयारी उसके अनुरूप कराया जा सके, ताकि जो हमारे विद्यार्थी है उसकी तैयारी परीक्षा के अनुरूप, यानी कि केंद्रीकृत परीक्षा जो होगी, बोर्ड परीक्षा जो होगी उसके अनुरूप पहले से आपको बहुत अच्छे से, ये टीचर की जिम्मेदारी है कि आपको कितने अच्छे से निखारते हैं, संवारते हैं, कितने अच्छे से पढ़ाते हैं। क्लियर है। लोक शिक्षण नालय द्वारा प्रश्न पत्र का नमूना उपलब्ध कराया जाएगा। तो जो भी यहाँ आपका नमूना होगा, जो भी हमारे पास में प्रश्न पत्र आने वाले हैं उसको आपको प्रश्न पत्र आपको उस पर बेस्ड, जो कि आपका बोर्ड परीक्षा के बेस्ड आपको पहले से अभ्यास कराया जाएगा कि बेटा जी आपका पेपर ऐसे ऐसे होने वाला है। क्लियर है। कक्षा 6वां नंबर पॉइंट, परीक्षा हेतु अन्य विद्यालय से केंद्राध्यक्ष नियुक्त किए जाए। परीक्षा हेतु यानी कि जब आप परीक्षा होगी तो अन्य विद्यालय से, किसी दूसरे विद्यालय से केंद्राध्यक्ष नियुक्त किए जाए, है ना। केंद्र के अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। 7वां नंबर, उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन हेतु, है ना, जो आपका उत्तर पुस्तिका होगी जिसमें आप आंसर लिखते हैं, मूल्यांकन हेतु उसका जो चेकिंग होगी, कॉपी जो चेक होगा, पृथक से केंद्रीय मूल्यांकन केंद्र बनाए। ठीक है, केंद्रीय मूल्यांकन जो होते हैं वो केंद्र बनाए जाएंगे, है ना। इस अलग से एक सेंटर बनाया जाएगा जहाँ पे केवल पेपर चेक होगा। अब पेपर आपका बाहर चेक होगा। याद रखिए, पहले परीक्षा होता था आपका पेपर आपके स्कूल में आपके टीचर ही जांच करते थे, लेकिन ये जो परीक्षा होगी 5वीं और 8वीं की, इस परीक्षा का जो आपका जो आंसर शीट होगा वो कहीं और जाएगा, किसी और जगह पर जाएगा। क्लियर है, वहाँ पर जा करके वो चेक होगा। अब ये कह रहा है कि मूल्यांकन केंद्राधिकारी अपने संकुल, अपना जहाँ संकुल एवं निकट के संकुल के शिक्षकों से मूल्यांकन कार्य संपन्न कराएंगे। ठीक है, अपने संकुल के निकट संकुल, ठीक है, केंद्राधिकारी अपने संकुल एवं निकट के संकुल के शिक्षकों, जो भी संकुल के शिक्षकों से मूल्यांकन कार्य, जो भी मूल्यांकन कार्य रहेगा, कॉपी जांच करने का, वो कार्य संपन्न होगा। मूल्यांकन कार्य कक्षा 5वीं 8वीं पढ़ाने वाले शिक्षकों से कराया जाए जी। ठीक है, मूल्यांकन कार्य 5वीं और 8वीं, देखो साफ साफ ये लिखा हुआ है कि 5वीं और 8वीं को जो पढ़ाने वाले टीचर हैं वही आपकी कॉपी जांचेंगे। ऐसा नहीं कि जो कक्षा पहली दूसरी पढ़ा रहा है वो आपकी कॉपी जांच करेंगे, ऐसा नहीं। जिन्होंने 5वीं को पढ़ाया है, जिन्होंने 8वीं को पढ़ाया है ना, वही आपकी कॉपी को जांच करेंगे और आपकी कॉपी जाएगी बाहर चेक होने के लिए। याद रखिए ये बात। तो पहले से आप तैयार हो जाए, मतलब अपने माइंड को ये आदेश दे दें कि हमारा कॉपी बाहर जाएगा चेक होने। तो अभी से तैयारी शुरू करें। 8वां नंबर, कक्षा 4वीं एवं 7वीं। अब देखो 5वीं का बोर्ड परीक्षा है लेकिन 4थी का जिक्र किया गया, 8वीं बोर्ड परीक्षा है लेकिन 7वीं का जिक्र किया गया। कह रहे कि कक्षा 4वीं एवं 7वीं की वार्षिक परीक्षा की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन, जो कक्षा 4थी और 7वीं, क्योंकि 5वीं में आप बोर्ड हो जाओगे, 7वीं के बाद 8वीं में बोर्ड होगा,
तो इससे पहले कि बोर्ड में जब आप आओ, इससे पहले कि चौथी और सातवीं की परीक्षा जो होगी, परीक्षा के उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन अन्य विद्यालयों में कराया जाए, दूसरे विद्यालयों में कराया जाए, ताकि विद्यार्थियों की शैक्षणिक स्थिति के आधार पर उनकी वर्तमान जो स्थिति रहेगी, जिस तरीके से बच्चा पढ़ा हुआ रहेगा, उसके आधार पर आगामी शैक्षणिक सत्र जो भी आगामी, यानी कि चौथी से आप जब पाँचवीं में जाओगे, है ना, सातवीं से आठवीं में जब आप जाओगे, आगामी शैक्षणिक सत्र में केंद्रीकृत परीक्षा की तैयारी सत्र प्रारंभ से ही कराई जा सके। ताकि क्या होगा कि चौथी में ही कॉपी कहीं और दूसरे विद्यालय में आपकी कॉपी जांच होने के लिए जाएगी, तो आप पहले से ही ये तैयार हो जाएगी कि पाँचवीं में भी मेरी कॉपी दूसरे विद्यालय में कहीं और सेंटर पे जाएगी चेक होने के लिए। क्लियर है? तो याद रखें कि आपकी कॉपी आपके जगह, आपके स्कूल में चेक नहीं होगी, इस बार कॉपी कहीं और जाएगी आपकी चेक होने के लिए। तो केंद्रीकृत परीक्षा की तैयारी सत्र प्रारंभ से ही कराई जाए, क्योंकि चौथी और जो सातवीं रहेगी उनका पहले से ही ये मतलब ये तैयारी करवाया जाए, ताकि वो मेंटली यानी कि मानसिक रूप से तैयार हो सके बच्चा, कि आपको आने वाले एक साल में, अगले सत्र में, साफ साफ लिखे ना, अगले सत्र में, सत्र के प्रारंभ से ही आपका तैयारी कराया जा सके बोर्ड की। ठीक है, आगे पाँचवीं एवं आठवीं में किसी विषय में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की पूरक परीक्षा ली जावे। अब ध्यान से देखो, साफ साफ यहाँ पे लिखा है, मैंने वो पहले ही बताया है कि अगर आप फेल हो जाते हैं तो आपको क्या करना होगा। तो अब ये बात 9 नंबर पॉइंट को ध्यान से सुनना। पाँचवीं एवं आठवीं में किसी विषय में, कोई सब्जेक्ट में, कोई भी सब्जेक्ट में यदि आप क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, जैसे मान लो कि इंग्लिश में आप फेल हो गए, अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी इंग्लिश में फेल हो गए, तो आप उस विद्यार्थी का पूरक परीक्षा ली जाएगी, उसका वापस से परीक्षा लिया जाएगा। विद्यार्थी को उस कक्षा में रोका नहीं जाएगा, उस कक्षा में आप रोके नहीं जाओगे। ठीक है, ये विषय में, ये विषय की बातें हो रही है। आप हर एक सभी विषय में ही फेल हो जाओगे, जितने भी हैं, हिंदी में फेल हो गए, मैथ में फेल हो गए, ईवीएस में फेल हो गए, ठीक है, और इंग्लिश में फेल हो गए, सब विषय में ही फेल हो जाओगे, तो फिर आपका तो क्लास रुकेगा ही। लेकिन आप किसी एक विषय में यदि आप फेल हो जाते हैं, बाकी सब विषय आपने पास कर लिया, एक विषय, कोई एक विषय या दो विषय में आप फेल हो जाते हैं, तो आपका अलग से परीक्षा लिया जाएगा। क्लियर है? उस कक्षा में रोका नहीं जाएगा, बल्कि अगली कक्षा अर्थात छठवीं, आप पाँचवीं से छठवीं में जाओगे और आठवीं से नौवीं में जाओगे, में कक्षा उन्नति किया जाएगा, आपकी कक्षा उन्नति की जाएगी। लेकिन आपको वो परीक्षा वापस से, जिस सब्जेक्ट में आप फेल हुए हैं उसकी परीक्षा आपको वापस से देनी पड़ेगी, और वो भी 2 महीने के अंदर। जब आपका परीक्षा होगा, उसके अगर आप फेल आ जाते हैं, जब रिजल्ट डिक्लेयर होगा, तो अगर आप उसमें लिख के आता है फेल हो गए हैं, तो आपको वापस से परीक्षा आपको देना पड़ेगा। ठीक है, वही बात। अब 10वां नंबर जो पॉइंट है, कह रहे हैं कि केंद्रीकृत परीक्षा हेतु विद्यार्थियों की शैक्षणिक तैयारी तत्काल प्रारंभ की जाए। ये साफ साफ ऊपर से राज्य सरकार की तरफ से, विष्णुदेव साय की सरकार की तरफ से ये साफ साफ दिशा निर्देशित किया जा रहा है आपको, कि केंद्रीकृत परीक्षा हेतु विद्यार्थियों की शैक्षणिक तैयारी तत्काल प्रारंभ किया है, अभी तत्काल प्रारंभ किया जाए। संकुल समन्वयकों एवं प्रधान पाठकों की बैठक लेकर उन्हें समस्त निर्देशों से भली भांति अवगत कराया जाए। तो साफ सुथरा यहाँ बात लिखा हुआ है कि जो भी आपके संकुल समन्वयक हैं, प्रधान पाठक हैं आपके स्कूल के, ये इन सब चीज़ों से भलीभांति एक बैठक रखे, बैठक लेकर के इन सब विषय पे अच्छे से बातचीत करें। यहाँ पे देख सकते हैं हमारे सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेसी जो हैं, जो सचिव है छत्तीसगढ़ शासन शिक्षा विभाग के, इनका यहाँ पे साफ साफ सिग्नेचर है। तो डियर स्टूडेंट, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला लिया गया आप लोगों के लिए, और बहुत ही अच्छा था, क्योंकि हर एक बच्चा पास होता था। ओके, चलो, तो डियर स्टूडेंट, ये काफ़ी यदि आप अभी तक देख रहे थे तो मैं कोशिश करूंगा कि और भी आपको जितने भी अपडेट आते हैं आपके बोर्ड से संबंधित, आपको मैं बताता रहूं, आपको रूबरू कराता रहूं। और मैं इस चैनल पे आपको कंप्लीट जो भी 5वीं और 8वीं का जो बोर्ड होने वाला है उसके रिगार्डिंग मैं पूरा कंप्लीट आपको पढ़ाने वाला हूं और एक एक बातों को समझाने वाला हूं। तो आप बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मैं आपका कि आप अभी तक मेरे साथ बने हुए थे। थैंक्स अ लॉट।